संगीत में स्वर और ताल, ये इसके दो महत्वपूर्ण अवयव हैं। और स्वर में यदि ताल का समावेश होता है, यानी स्वर के साथ जब ताल जुड़ता है, तो जो रचना बनकर सामने आती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो भारतीय संगीत की हम बात करते हैं। भारतीय संगीत में ताल आज का हमारा ये विषय है, जिस पर हम आपको ताल के विषय में विस्तार से कुछ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हमारे हर एपिसोड में आपने अक्सर देखा है कि तानपुरे के साथ जब मैं कुछ भी आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली, तो साथ ही साथ तबला जो है संगत में ज़रूर रहता है। तो यानी सुर और ताल। जब हम बंदिशों की बात करते हैं वहाँ पर भी ताल बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर स्वर है, उसके साथ साहित्य है और ताल में उसे गुथा जाता है। तो जो रचना बनकर आती है उसे हम शास्त्रीय संगीत में कहते हैं ताल। ताल शब्द जैसे स्वयं बताता है, तल, तल धातु से ताल बना है। तल यानी कि कहीं पे कोई धरातल है, यानी जिस पर कोई अपनी प्रतिष्ठा पा रहा है, जिस पर कोई खड़ा है, जिस पर कोई इमारत खड़ी है, जिस पर कोई चीज़ जो है वो स्थापित है, तो उसे ताल कहा जाता है या तल कहा जाता है। तो संगीत में जब ताल की बात आती है तो उसमें क्या स्थापित है, ये प्रश्न आता है। तो उसमें संगीत में हम ताल की बात करें तो ताल एक ऐसी धरातल है जिस पर कि हमारा संगीत, चाहे वो गायन हो, चाहे वादन हो या नृत्य हो, तीनों जो है उस पर स्थापित होते हैं। यानी उस पर इन तीनों की इमारत जो है वो खड़ी होती है। देखिए, साधारण तौर पर यदि हम मनुष्य अपनी भी हम बात करें, मनुष्य कोई भी जीव जंतु है, इस धरातल पर हम लोग तभी खड़े हो पाते हैं जब धरातल है। यदि ये धरातल ही नहीं हो तो हम खड़े कैसे हो सकते हैं? कहीं न कहीं हम लटके हुए या उड़ते हुए ऐसे नज़र आएंगे। तो ये जिस प्रकार से हम धरती पर खड़े हैं या धरती पर हम स्थापित हैं या हमें प्रतिष्ठा प्राप्त है, उसी प्रकार से संगीत में गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों जो हैं ये प्रतिष्ठा पाते हैं ताल से। और ताल को साधारण शब्दों में कहा जाए कि ताल एक समय चक्र है, एक काल है, जिस पर कि चाहे हमारा गायन में ले ले कोई बंदिश है, या वादन में ले ले कोई गत है, या हम नृत्य की बात करते हैं, इसमें जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी हम गाते बजाते हैं, उसको एक समय चक्र यानी एक काल में बांधा गया है, या मैं कहूँ कि एक अनुशासन प्रदान किया गया है, एक लिमिट प्रदान की गई है। ये सीमा या ये अनुशासन, ये लिमिट यदि नहीं हो तो वो एक उसका अंत नज़र नहीं आएगा। तो एक लिमिट में होने में हम उसका आनंद उठा सकते हैं, हम उसका जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। तो इसीलिए ये अनुशासन, ये लिमिट, ये काल चक्र का जो एक विधि है, इसके अंतर्गत एक समय जो निर्धारित है उसके अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा कि ताल तल धातु से है और जिस पर गायन, वादन और नृत्य तीनों प्रतिष्ठित हैं। ऐसे ग्रंथकारों ने भी इसी प्रकार से इसकी परिभाषा दी है। संगीत रत्नाकर में बोला गया है कि गीतम वाद्यम तथा नृतम यतस्ताले प्रतिष्ठितम। वही बात जो मैं आपसे कह रही थी कि जिसमें ये गायन, वादन और नृत्य तीनों प्रतिष्ठा पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ताल। और जिस प्रकार से कोई भी एक गीत है उसका एक काल चक्र है। हम गीत की बात करें, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या लोक संगीत हो या सुगम संगीत हो, चलचित्र फिल्मी संगीत हो या किसी भी प्रकार का संगीत हो, उपशास्त्रीय हो या हम गीत, गज़ल, भजन, कुछ भी हम यदि गाएं या हम बजाएं, तो हम उसको यदि हम ताल के अनुसार नहीं बांधेंगे तो वो एक अनिबद्ध हो जाए, यानी बंधन नहीं है, तो वो एक आलाप की तरह चलता ही जाएगा। उसका हम जिस प्रकार हम स्वर विस्तार कर रहे हैं उसी प्रकार से
उस गीत का विस्तार हो रहा है, तो कहीं उसका एंड नज़र नहीं आता, कहीं पर नज़र नहीं आता कि हम उसको यदि दोबारा से उसका आवर्तन लें तो वो बराबर का होना चाहिए। यानी एक आवृत्ति, एक सर्कल यदि हम कहें कि 16 मात्रा की है या 8 मात्रा की है, 4 मात्रा की या 12, जो भी उसका जो चक्र है वो जैसे घड़ी की सुई चलती है, वो 12 से होते हुए घूमते हुए पुनः वो 12 पर आती है। तो ये जो एक चक्र पूरा है, इसका एक टाइम फिक्स्ड है। और उसी प्रकार से जब हम कोई गीत गाते हैं या कुछ बजाते हैं तो वो का समय चल रहा है, और वो ताल का जो चक्र है, यानी वो काल चक्र, वो जो समय का चक्र है, वो चलता है। और उसी प्रकार से वो पहली मात्रा पर आता है, जिसका टोटल जो समय है वो फिक्स्ड होता है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि पहले चक्र में हमें उसमें 16 मिनट लगे, अगले में उसमें 14 लगेंगे और उसके अगले वाले में शायद 18 लग जाएंगे, ऐसा नहीं। वो 16 है तो वो 16 ही है, और उस 16 के भीतर ही हमारा गायन वादन जो है और नृत्य उसी को फोकस करते हुए, उसी को आधार बनाते हुए चलता है। तो जो आधार शब्द है ये ताल प्रदान करता है, तो इसीलिए ताल बहुत ही आवश्यक है। हम यदि संगीत के इतिहास में जाएं या हम मनुष्य सभ्यता के इतिहास में भी जाएं, तो वहाँ पर भी आप देखिए शुरू से ही ताल पक्ष का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे कि प्राचीन समय में जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो उस समय पशुपालन होता था या शिकार करते थे, तो उस समय भी शायद ऐसा ही रहा होगा कि किसी जो लकड़ी से किसी चीज़ को पीटते हुए जो है साउंड प्रोड्यूस की जाती थी, वो जो पीटने की जो एक जब प्रोसेस था वो भी किसी न किसी ताल में था। क्योंकि ताल तो मनुष्य के भीतर ही है, हमारे भीतर जो हमारा हृदय की धड़कन है वो अपने आप में एक ताल है। तो हम बेताले कैसे हो सकते हैं? हाँ, संगीत में ये शब्द भी आता है कि बेताला होना। बेताला का मतलब है जैसे बेताला या बेसुरा शब्द, अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं इन दोनों बातों के विषय। देखिए, सुर की बात करें, बेसुरा जो है वो उसको कह सकते हैं जो स्वर एग्जैक्ट जगह पर न लग के उसके आगे पीछे जा रहा है, यानी या तो कम लगेगा या वो थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, तो उसको हम कह सकते हैं वो बेसुरा है। तो वो मैं कह सकती हूँ कम सुरा या अधिक सुरा भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन बेसुरा शब्द उसको दे दिया गया। इसी प्रकार से बेताला की जब हम बात करते हैं तो बेताला यानी सही जगह पर ताल के अनुसार नहीं पहुँचना। जैसे 16 मात्रा का एक चक्र है तो या तो 15 पे पहुंच जाए या फिर आगे चल के हम उसको 17-18 तक खींच लें, या दोबारा से चक्र चल रहा है तो हम फिर दूसरी मात्रा पर आ रहे हैं, गीत हमारा दूसरी मात्रा पे ख़त्म हो रहा है, या हो सकता है 14 मात्रा पे ख़त्म हो रहा है, तो ये गड़बड़ है। वो 16 है तो हमारा चक्र गीत का जो हमारा जो है वो 16 पर ही ख़त्म होकर पहले पे सम दिखाना चाहिए। ये जो चक्र है, ये जो समय है, ये जो काल है, इसी को ताल कहा जाता है। और ताल बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संगीत में भी और जीवन में भी। जीवन की बात करें तो अनुशासन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने समय के अनुरूप यदि कोई चीज़ करें तो हमें उसमें सफलता मिलने का पूरा उसमें गुंजाइश रहती है, लेकिन यदि हम समय की कीमत न समझें तो सफलता हमसे दूर रहती है। तो इसीलिए समय का जो चक्र है बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत में भी बिल्कुल ऐसे ही है। संगीत भी तो देखिए प्रकृति है ना। संगीत में भी यदि हम किसी भी रचना को गा रहे हैं, वो यदि ताल के अनुरूप नहीं चलेगी, यानी उस समय चक्र को जो कि ताल बता रहा है उसके अनुरूप, उसके साथ साथ नहीं चलेगा, तो वो गड़बड़ है, यानी कि वो बेताला कहा जा सकता है। वो उस काल चक्र को सही तरीके से नहीं उसके अनुरूप चल रहा है, तो वो ताल नहीं कही जा सकती। उसको हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अलग ही भटक रहे। तो क्योंकि ये आलापचारी नहीं है, आलाप में तो आप स्वरों को लेके, किसी राग को लेके आप आलाप कर रहे हैं और आप अनिबद्ध रूप से आलाप कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। यदि हमें ताल नहीं है फिर भी हम राग भैरव को लेके उसकी बंदिश को लेके हम आलाप करते हैं, तो वो आलाप कर रहे हैं, हम स्वर विस्तार कर रहे हैं उसको, है ना। स्वर विस्तार एक अलग चीज़ है, एक्सप्लोर कर रहे हैं राग को, लेकिन वो एक अलग बात है।
जब हम बंदिश पे आते हैं तो वहाँ पर हमें ताल की आवश्यकता होती है और ताल उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, जब हम बंदिश को गाते हैं या गत को बजाते हैं तो उसके बीच में भी हम आलाप जारी करते हैं, यदि हम आलाप की बात करें तो। लेकिन कुछ भी उसका विस्तार करने पे हमें अल्टीमेटली मुखड़ा लेके हमें सम पर आना होता है। यानी हमने एक फ्रीलांसर की तरह हम पूरी जगह घूमें, लेकिन अंत में हम अपने अपने लक्ष्य पर जो है सही समय पर पहुंचते हैं। तो ये ताल के को पहचानने का, ताल को जानने का, ताल तक पहुंचने का, ताल के महत्व को समझने का एक महत्वपूर्ण जो है ये कुछ बातें रही हैं। अब हम ताल की जब बात करते हैं तो कि नाट्यशास्त्र में भी कहा गया है कि गायन वादन की लंबाई को नापने का जो है एक साधन जो है वो ताल है, क्योंकि ताल की जो अलग अलग परिभाषाएं हैं लगभग उसका अर्थ वही है, लगभग उसका अर्थ समय से ही है, लगभग उसका अर्थ जो है वो काल से ही है। ऐसे ही संगीत समयसार में कहा गया है, गीतम वाद्यम च नृतम च यतस्ताले विराजते, यानी गायन वादन नृत्य जो है जिस पर विराजते हैं, किस पर? ताल पर। तस्मात् ताल स्वरूप पंचवक्षे लक्ष्यानुसारत ताल शब्दस्य निष्पत्ति प्रतिष्ठार्थेन धातुना स तालः काल मानम यत क्रियता परिकल्पते। बिल्कुल सही कहा कि ताल जो है वो तल धातु से बना है और इस पर इसकी जो परिकल्पना है वो इसका जो काल मान है वो ताल की जो क्रिया उसी पर जो है गायन वादन नृत्य जो है वो प्रतिष्ठित होते हैं। तो ये ग्रंथकारों ने पहले से ही इन बातों को, इन परिभाषाओं को अपने अपने तरीके से अभिव्यक्त किया, लेकिन अर्थ या हम कहें कि उनका जो लक्ष्य था वो एक ही था। ताल की जब हम बात करें तो ताल में सबसे एक जो उसकी जो इकाई होती है, सबसे एक जिसके द्वारा हम कहें कि ताल को हम नाप सकते हैं, उसको कहा जाता है मात्रा। और जब हम ताल की बात करते हैं तो हम अक्सर विद्यार्थियों से कहते हैं ये ताल, अमुक ताल इतनी मात्रा की है, अमुक ताल इतनी मात्रा की है, इस मात्रा पे ताली है, इस मात्रा पे खाली है। ये विद्यार्थी जो है, क्योंकि ये प्रथम सेमेस्टर का जो है पाठ्यक्रम उसके अनुसार ये लेक्चर सीरीज़ आपको शुरू की गई है, तो इसमें विद्यार्थी कई ऐसे आते हैं जिनको कि संगीत का कोई बैकग्राउंड नहीं है या वो संगीत उन्होंने सीखा नहीं है, लेकिन वो सीखने की इच्छा, प्रबल इच्छा रखते हैं। तो उनको ये बेसिक चीज़ समझाने की बात है कि मात्रा क्या है, वो इकाई जिससे कि ताल जो है वो बनती है, या ताल को जिससे नापा जा सकता है, या हम ये कहें कि मात्राओं को जोड़कर ही ताल बनती है ना। जैसे एक शब्द हम कहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के एक शब्द बनता है, उसी तरीके से मात्राओं को जोड़कर जो है ताल बनती है। मात्रा उसकी एक इकाई जिसे कहा जाए, और इन मात्राओं की गिनती के आधार पर ही अलग अलग तालें बनी हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं। अभी हम 3 ताल को लेते हैं, जो सबसे प्रचलित ताल है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, जिसको कि सुगम संगीत में भी लिया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, शबद कीर्तन उसमें भी इस ताल को बजाया जाता है। सुगम संगीत, गज़लों, भजनों में भी इसको बजाया जाता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक ताल जिसे कहा जाए। जब संगीत हम सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत, तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेसिक ताल जिसे कहा जाए, जो आनी ही चाहिए। कहने को बेसिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ताल है। तो ये देखिए, ये 16 मात्रा की, मैंने मात्रा आपको इकाई बताई और मैंने कहा 3 ताल 16 मात्रा की ताल है। तो ये 16 मात्रा के बोल क्या हैं, आइए दीपक जी से पहले इसको तबले पर देखते हैं। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। तो इसका मतलब ये जो ताल है ये 16 मात्रा की रही
है ना। मैं आपके सामने काउंटिंग कर रही थी और आप देखे थी जब ताल चल रही थी तबले पर, जब दीपक जी बजा रहे थे तो मेरे हाथ से आप देखिए मैं कुछ फिंगर्स दिखा रही थी, इस तरह का की क्रिया कर रही थी, हवा में हाथ उल्टा इस तरह से दिखा के, और फिर पुनः ताली कहीं कहीं पे ताली बजा रही थी। तो इसका मतलब इसका अपना एक पैरामीटर है, इसका मतलब इसका अपना एक तरीका है तीन ताल को दिखाने का हाथ पे ताली खाली के द्वारा। तबले पे तो वो बज ही रही है, तो इसको तीन ताल जो है उसको जब हम हाथ पे उसकी मात्रा ताल दिखाते हैं तो वो कैसे, देखिए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो आप देखिए कि 1 2 3 4, एक पे ताली है, 2 3 4 हम 3 फिंगर से काउंट करते हैं। फिर 5वीं पे ताली है, फिर 1 2 3 6 7 8, यानी कि 5वीं पे ताली, 1 पे ताली, 5वीं पे ताली और 6 7 8 पे फिर वो फिंगर्स की काउंटिंग है। उसके बाद 9 पे खाली आती, जहाँ पे मैं ताली के बजाय मैं उल्टा हाथ इस तरह से करके एक निशब्द क्रिया दिखा रही हूँ, उस पे करके मैं फिर पुनः मैंने 3 फिंगर्स में इसको 10 11 12 इस तरह से काउंट किया। फिर 13 पे फिर से पुनः ताली है और उसके बाद में 14 15 16। तो ये एक पूरा सर्कल, एक आवर्तन जो बनता है 16 मात्रा की, इसको तीन ताल कहते हैं। देखिए लगातार तीन ताल जब बज रही है उसको देखिए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। अब ये हमने ताली खाली दिखा, अब मैं आपको एक एक मात्रा हाथ पे दिखा रही थी। इस प्रकार से जब हम हाथ पे ताली खाली दिखाते हैं तो इसको हम कहते हैं मात्रा ताल, है ना। मात्रा ताल यानी एक एक मात्रा आपको क्लियर है, वो फिंगर्स के थ्रू या ताली के थ्रू एक एक मात्रा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई जा रही है। अब यदि हम इसको थोड़ा सा इसकी लय बढ़ा दें तो फिर देखते हैं कि क्या ये मात्रा ताल हमारे लिए सुगम है हाथ से देना। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। यहाँ पे भी थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धा तिन तिन धा। अब देखिए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। मैं कर तो रही हूँ लेकिन वो मेरे लिए सहज नहीं है, वो सुगम नहीं है। मैं आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। मैं खाली की जगह ताली, ताली की जगह खाली दे रही हूँ। और यदि मैं ऐसे में बंदिश को गाऊँ तो शायद हो सकता है मेरा ध्यान अपने उंगलियों पर, अपने हाथ से ताली खाली देने पर हो, या मेरा ध्यान गाने पर ज़्यादा हो तो हाथ से ताली खाली गड़बड़ हो सकती है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम जहाँ पे ताली दे रहे हैं, यानी सशब्द क्रिया, और जो खाली दिखा रहे हैं निशब्द क्रिया, इन दोनों क्रियाओं पर ही हम अपना फोकस रखेंगे। बीच की फिंगर्स को हम नहीं दिखाएंगे। कैसे? धा दिन दिन धा, 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 धा दिन दिन धा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10। अब ये देखिए मैं गा रही हूँ, इसको बजा रही हूँ, तबले पे बज रहा है, मैं हाथ से आपको खाली ताली दिखा रही हूँ। तो ये क्या है ना, ये क्या चीज़ है? हमने ताली दिखाई और खाली दिखाई, 2 ताली फिर खाली फिर 1 ताली, इसमें मैंने पूरे 3 ताल को समेट दिया है। इसको कहते हैं विभाग ताल, यानी विभागों में जो है वर्गीकृत किया गया। एक ताल के 4 विभाग बना दिए। तो उसका जो पहला जो जिस मात्रा पे जो भी चाहे ताली चाहे खाली आती है वही हम दिखाएंगे। से धा धिन धिन धा, तो ताली के साथ मैंने धा के साथ धिन धिन धा बोल दिया फिंगर्स दिखाने के बजाय। अगेन धा धिन धिन धा, तो फिर वही मैंने क्या, धा पे ताली दिखा दी और फिर मैंने उसको मुँह से बोला या मन में मैंने उसको इमेजिन किया। धा तिन तिन ता खाली दिखाई और धा तिन तिन ता मैंने तिन तिन ता को मैंने मात्र बोला, कोई फिंगर काउंट नहीं किया। और ता धिन धिन दा यानी तीसरी ताली दिखाई और फिर मैं धिन धिन दा को मैंने बोला या इमेजिन किया या मन में रखा। तो इसको हम कहते हैं विभाग ताल। तो किसी भी ताल में
पहली जो इकाई जो उसकी है जिससे ताल को मापा जा सकता है, ताल की जो के बारे में हमें पता चलता है कि इसमें कितने मात्राएं हैं, वो उस इकाई को मात्रा कहा जाता है। और ये जो मात्राएं हैं ये इसको जब डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, तो ये डिपेंड करता है कि उस ताल में कितने विभाग हैं। अब जैसे कि 3 ताल की बात करते हैं, 3 ताल में 4 विभाग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और इन 4 विभागों में हमने पूरी 16 मात्राओं को फिट किया है। तो 16 को यदि 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यानी हर विभाग में, हर भाग के अंदर 4-4 मात्राएं हमने फिट की हैं। तो ये 3 ताल को बनाता है। तो वो हुई, जब हम फिंगर्स के साथ दिखाते तो हम कहते हैं मात्रा ताल, जब हम मात्र इस तरीके से खाली ताली के साथ दिखाते तो हम उसको कहते हैं विभाग ताल। तो ये जो है एकदम बेसिक बात जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मात्राओं यानी मात्राओं के समूह को जब हम मात्राएं, जैसे 16 मात्रा हैं, उसको समूह को जब हम अलग अलग पार्ट्स में करके, यानी अलग अलग भागों में करके, उसको विभाग में करके उसको एक पैटर्न उसको हम देते हैं, और उस पर हम जब तबले के बोल उस पर लगाते हैं, या पखावज के बोल, मृदंग के बोल ये लगाते हैं, उस पर फिट करते हैं, तो वो क्या बनता है, एक चक्र बनता है जिसमें न केवल मात्राएं चल रही बल्कि उन मात्राओं के ऊपर बोल जो है वो फिट होके वो चल रहा है। तो इसको हम कहते हैं ताल। वो सर्कल चल रहा है पूरा, और वो सर्कल, जैसे उदाहरण मैंने आपको 3 ताल का दिया, वो सर्कल पूरे 16 मात्रा का वो चलेगी। 16 मात्रा में आपके बोल जा रहे हैं, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन। तो यानी कि ये बोलों से हम जो है उन मात्राओं को प्रकट कर रहे हैं, और उन मात्राओं को प्रकट करने के साथ साथ वो जो एक सर्कल चल रहा है, एक आवर्तन जो चल रहा है, वो सामने प्रकट करता है ताल को, और इसी को हम ताल कहते हैं। यानी वो जो समय चक्र है, उस समय चक्र को मात्राओं के आधार पर, उसको विभागों के आधार पर, जब बोलों को लगाते हुए, सजाते हुए बोलों से जो है उसको जब हम हाथ पे या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट, तबला, पखावज, मृदंग, किसी पर हम जब उसको बजाते हैं तो इस काल चक्र को जो है ताल कहा जाता है। तो ताल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ताल का कि भाई 3 ताल की बात करते, तो आइए 3 ताल की एक बंदिश इसमें देखें कि किस प्रकार से 3 ताल इस बंदिश में फिट होती है। अब देखिए जौनपुरी की एक छोटी सी बंदिश। मैंने आलाप किया जिसमें कोई ताल नहीं थी। अब बंदिश। पायल की झनकार बैरनिया, पायल की झनकार बैरनिया, जन जन बाजे कैसे मोरी, झन जन बाजे कैसे मोरी, पिया से मिलन को जाऊं अब मैं, पायल की झनकार बैरनिया, पायल की झन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन। अब देखिए वही चक्र चल रहा है, बंदिश भी, बोल भी उसी में आ गए। झनकार बैरनिया, बिरहा से तन ताप तपत है, बिरहा से तन ताप तपत है, आंग आंग सब लाग रहीला, सदा रंगीले उठत जिया हूँ, पायल की झनकार बैरनिया।
ये बंदिश भी देखिए जल्दी याद होती जब कि ताल चल रहा है, जल्दी याद कि उसको उस बंदिश को एक अनुशासन मिला है, उसको एक लिमिटेशन मिली है समय की, उसको उस काल चक्र के अनुसार ही चलना है, तभी तो वो बंदिश हुई, बंधन हुआ ताल का। तो यहाँ पर 16 मात्रा में ही ये बंदिश है, खाली से शुरू हो रही है। पायल के झनकार बैरनिया, पायल के झनकार बैरनिया, पायल के झनकार बैरनिया, पायल के, पायल के, पायल के झनकार बैरनिया। तो आप देखिए कि किस तरह से ताल के साथ जो है बंदिश बिल्कुल गूंथ कर चल रही है साथ में, तभी उसका आनंद जो है हमें मिलता है। इसी विषय को हम अपने अगले भाग में भी आपको और विस्तार से बताएंगे। नमस्कार।